आबे याद पार्ट 30। चुन्नी से सलार का गायबाना तरफ हमेशा बेनाम रहा था। गुलाम फरीद के हवाले से सिकंदर उस्मान से कई बार खबरें मिलती रही थी। बिल्कुल उसी तरह गांव में कायम इस स्कूल के बहुत से दूसरे मुलाजमीन के बारे में पता चलता रहता था। सिकंदर उस्मान ने गुलाम फरीद के जरिए गांव की मस्जिद के इमाम को पहुंचाई जाने वाली इमदाद के बारे में भी सलार को मतला कर दिया था, क्योंकि ये इमदाद सलार के कहने पर ही सिकंदर उस्मान ने शुरू की थी। गुलाम फरीद को इस इमदाद में हेर फेर के नतीजे में मुलाजमत से फारिग करने का हुक्म भी सलार का ही दिया गया था। बददियानती और बेईमानी इसके लिए कतई नाकाबिल बर्दाश्त थी, और यह मामला उसे इसलिए ज़्यादा संगीन और ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त लगा था कि जिस रकम में हेर फेर किया गया था वो मस्जिद के लिए दी गई थी, और मस्जिद की रकम में बददियानती करने वाले शख्स को वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं समझता था। सिकंदर उस्मान भी गुलाम फरीद को दी जाने वाली सज़ा के हक़ में थे, इसलिए उन्होंने सलार सिकंदर की हदायत पर पूरी तरह अमल दरामद किया था। गुलाम फरीद के हाथों एक बच्ची के सिवा अपने पूरे ख़ानदान का कत्ल सिकंदर उस्मान को बुरी तरह हिला गया था। इस दिलखराश वाक़े को मीडिया ने बहुत दिन उछाला था। गुलाम फरीद से पूछे जाने वाले सवालों के जवाबात और हेडलाइंस की शक्ल में दिखाते और छापते रहे थे, जो सिर्फ सिकंदर उस्मान ही नहीं, सलार की नज़रों से भी गुजरते रहे थे। अपनी फैमिली को इस तरह बेरहमी से मार देने वाला शख्स मीडिया को ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार लग रहा था, क्योंकि वो इस हादसे की तौजीहात हर रोज़ बदल देता था। उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था, इसलिए उसने अपने ख़ानदान को मारा। यह हादसे के फ़ौरन बाद मीडिया की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ हासिल करने के चक्करों में नशर और शाया होने वाली पहली खबर थी। यह गैर जिम्मेदार सहाफ़ी ने अंदाज़न बनाकर अपने टीवी पर नशर की थी, और बाकियों ने आंखें बंद करके इसकी तकलीद की थी। डेस्क पर जर्नलिज्म की यह छोटी सी बददियानती कई सालों बाद किसी शख्स के गले का फंदा बन जाने वाली थी, ये इस सहाफ़ी को अंदाज़ा भी नहीं था। जूजू गुलाम फरीद से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को मिलने और बात करने का इत्तफ़ाक़ होता रहा, मुख्तलिफ इंकशाफात सामने आते रहे। वो पहली खबर छप गई थी। अब इस कत्ल की वजह गुर्बत सामने आई थी। बीवी से लड़ाई झगड़े थे, घर में भूख और बीमारी थी, रिश्तेदार और कर्ज ख्वाहों की अपने रकम के तकाजे थे, और इन सब के आखिर में स्कूल की एक नौकरी से एक माली बददियानती पर निकाला जाना और बेघर किया जाना था, जो सिकंदर उस्मान और सलार को इस ऐसे जुर्म में मुब्तला किए हुए था। वो गुलाम फरीद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि इसके बच जाने वाली वाहिद औलाद की देखभाल और कफालत की जिम्मेदारी उठा लेते, और सलार के कहने पर सिकंदर उस्मान ने उठा ली थी। वो इसके लिए माहाना रकम बेचते थे, जो इसके रिश्तेदार आकर ले जाते थे, और कभी कभार सिकंदर उस्मान के कहने पर वो चुन्नी को लाकर इन्हें दिखा भी जाते थे, ताकि इन्हें यह तसल्ली रहे कि वो रकम वाकई इस पर खर्च हो रही थी, इसकी मुनासिब देखभाल हो रही थी, और वो महफूज हाथों में थी। यह शायद इसलिए चलता रहता या ये शायद इसी तरह चलता रहता अगर ईसा सलार अपनी फैमिली के साथ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान ना आता, और एक लंबे अरसे के बाद सिकंदर उस्मान के बजाय खुद गाँव स्कूल देखने ना आ जाता, या वहाँ जाकर गुलाम फरीद की बेटी का ख्याल आने पर इसके दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा ना होती, और हमेशा की तरह चुन्नी के रिश्तेदार को चुन्नी को स्कूल लेकर आने के बजाय स्कूल ही की इंतजामिया के चंद लोगों के साथ सलार खुद अचानक इसके घर न चला जाता। जिस 1.5 साल की चुन्नी को सलार सिकंदर ने पहली बार देखा था, वो इससे 7-8 माह की बच्ची लगी थी, बेहद कमज़ोर, दुबली पतली, और इसकी सांवली रगत गिरकान जैसी पिलाहट लिए हुए थी। इसका जिस्म और चेहरा किसी जल्दी इन्फेक्शन के नतीजे में छोटे बड़े रसने वाले पीप ज़दा दानों से भरा हुआ था, और इसके स्याह बाल धूप गंदगी में रह रहकर बुरी लटों में तब्दील हो चुके थे। वो धुलने और कंगी ना होने की वजह से आपस में जुड़े हुए थे। इसकी ऊपरी धड़ पर जो फ़्रॉक था वो बोसीदगी और खस्ताहाली को तो जाहिर कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो इसके साइज़ से भी बहुत बड़ा होने पर यह भी जाहिर कर रहा था कि वो इससे पहले भी कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इसके होंठों पर पुपड़ियाँ जमी हुई थीं, जिससे वो जिस्म में पानी की कमी का शिकार हो। हाथ पैरों के बड़े हुए और मैल से बड़े टेढ़े मटेढ़े टूटे हुए नाखून पर ये जाहिर कर रहे थे कि इसकी देखभाल कितने अच्छे तरीके से हो रही थी। जिस वक्त सलार इसके घर के सेन में दाखिल हुआ, वो घर के कच्चे सेन में दाना चुगती हुई मुर्गियों के पास बैठी हुई थी, और इस दाने पर गंदगी को बिला तकल्लुफ़ अपने मुंह में डाल रही थी। सलार ने सेन के एक कोने में मुर्गियों के पास बैठी इस बच्ची को गौर से देखा भी नहीं था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि इसकी कफालत के लिए माकूल रकम भेजने के बावजूद वो इस हाल में हो सकती थी। चुन्नी के रिश्तेदार बेहद नर्वस और घबराए हुए थे। वो सलार को अंदर लाए थे और मेहमान खाने में से बिठाने की कोशिश की थी। सलार को जल्दी थी उसे फेंकना था, इस बच्ची को देखना था और वापस जाना था। घर के अंदरूनी हिस्से में जाने के बजाय यह काम वो वहीं सेन में खड़े खड़े निपटाना चाहता था, और चुन्नी के रिश्तेदारों की ये बदकिस्मती और चुन्नी की खुशकिस्मती थी कि वो इस वक्त वहीं सहन में थी। वो लोग प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले के लिए हंगामी बुनियाद पर इसे अब सजा सवार नहीं सकते थे। ये बस ऐसी ही रहती है, जितनी बार भी कपड़े बदल लिए जाकर मुर्गियों में घुस जाती है। हमीदा, अरे ओ हमीदा, ज़रा देख चुन्नी को कपड़े बदलो या बदलवा दो, साहब ने मिलना है। घर के मालिक ने
बेहद घबराए और शर्मिंदा से अंदाज में चुन्नी की तरफ इशारा करते हुए बीवी को आवाज़ लगाई थी। और वो पहला मौका था जब सलार ने चुन्नी को बगौर देखा था और वो भी अपना नाम पुकारे जाने पर कुछ खौफजदा अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। हमीदा ने हंगामी बुनियादों पर लपक चुन्नी को अंदर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन सलार ने रोक दिया। वो जो छुपाना चाहते थे उसे छुपा नहीं पाए थे, इसलिए वो इसे सलार के पास ले आए थे। हमीदा की गोद में उठाई हुई बहती हुई नज़ला ज़दा नाक वाली इस बच्ची को देखते हुए सलार सिकंदर को अजीब रहम आया था इस पर। वो अफ्रीका में बच्चों को इससे भी बुरे हालात में देख चुका था, लेकिन इन बच्चों के साथ सलार का कोई एहसास जुर्म नहीं था। वो चुन्नी को देखते हुए उससे महसूस हुआ था वो एहसास जुर्म था। नहीं नहीं, इसको ना उठाइए, बड़ी गंदी है जी, आपके कपड़े ना ख़राब कर दे, इसको अभी लैट्रिन भी में जाना नहीं आया। हमीदा ने पहले इसके मियाँ ने सलार को इस बच्चे को उठाने से रोका था। सलार ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस बच्चे को उठा लिया था और चुन्नी बड़े आराम से किसी झिझक के बगैर इसके पास आ गई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार सलार सिकंदर जैसे हुलिया वाला कोई शख्स देखा था। सलार ने उसे थपकते हुए पिचकारा था। वो पलके चिपकाए जवाब दिए बगैर, लेकिन इससे चिपके हुए उसे देखती रही। हाँ, बस थोड़ी सी बीमार सी रहती है, शुरू से ही ऐसी है, डॉक्टर की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा, अब पीर साहब से दम करा के लाए हैं, उन्होंने तवीज़ भी दिया है गले में डालने के लिए। हमीदा वो तूने डाला नहीं है अभी तक इसे? सलार मियाँ बीवी से अब इस बच्ची के बारे में पूछा था और वो घबराए हुए इसके चेहरे और जिस्म पर हंसते हुए दानों की वजूहात और इलाज बयान कर रहे थे। सलार सिकंदर को एहसास हो गया था कि वो गलत जगह पर थी, इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा था और इसकी कफालत के लिए दी जाने वाली अमदद इस पर इस्तेमाल नहीं हो रही थी। पता नहीं वो कौन सी जहनी रूह थी जिसमें इसने चुन्नी को फौरी तौर पर वहाँ से ले जाने और किसी दारुल इमान में दाखिल कराने का फैसला किया था, या किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो बच्ची अच्छी तरह परवरिश कर पाती। और इस जहनी रूह में यह फैसला इसने चुन्नी के रिश्तेदारों को सुना भी दिया था। इनके एहतजाज के बावजूद वो चुन्नी को वहाँ से ले आया था और वो इसे रोक नहीं पाए थे। बदहवासी और परेशानी के बावजूद वो चुन्नी को नहीं ले जा रहा था, इनका माहाना वजीफ़ा ले जा रहा था। वो पैसे बंद हो जाते तो इस तो के आगे इन सबको बहुत सारी फ़िक्रें लाक हो गई थी, लेकिन सलार के साथ स्कूल की इंतज़ामिया भी थी और कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी। वो ज़ुबानी एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हैरानकुन बात यह थी कि सारे शोर शराबे और एहतजाज में चुन्नी बेहद इत्मीनान और पुरसुकून अंदाज में सलार की गोद में चेरीज का कॉलर पकड़ रही थी। इसके साथ घर से निकलते हुए भी वो बेकरार और परेशान नहीं हुई थी और ना ही इसकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठाए जाते हुए। इस गांव से इस्लामाबाद वापसी पर सलार अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता रहा था और चुन्नी बराबर वाली सीट पर बैठी दरवाजे की खिड़की से चिपकी बेहद खामोशी और इत्मीनान से पूरा रास्ता बाहर देखती रही थी। वो अगर बेचैन हुई थी तो सिर्फ तब जब सलार ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए सेफ्टी बेल्ट बांधने की कोशिश की थी, जो इसके हाथ पाँव मारने पर सलार ने खोल दी थी। उसे उस वक्त हमैन याद आया था। वो भी इस उम्र में इसी तरह सेफ्टी बेल्ट से जान छुड़ाता था। सेफ्टी बेल्ट खोल देने पर वो एक बार फिर पुरसुकून हो गई थी। पूरा रास्ता सलार से वक्तन फवक्तन देखता रहा। वो इसके अंदर इत्मीनान के साथ शीशे से बाहर नजर आने वाली सड़क और इस पर गुजरने वाली ट्रैफिक को देखने में मगन थी कि उसने एक बार भी पलटकर गाड़ी के अंदर मौजूद सलार को देखने की कोशिश नहीं की थी। सलार उसका ये नमाक देखकर मुस्कुराता रहा था। उसने रास्ते में एक जगह रुककर उसे एक जूस का डिब्बा और बिस्किट का एक पैकेट लेकर दिया था। वो मिनटों में दोनों चीज़ें खा गई थी, यूं जैसे वो कई दिनों की भूखी थी। इस्लामाबाद आते हुए गाड़ी के सफ़र के दौरान सलार इस बच्ची की रिहाइश के लिए मुनासिब तरीन जगह के बारे में सोचता रहा। इस वक्त उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था कि वो इसे खुद पालेगा। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और अगर सोच भी लेता तो भी ये काम मामा से पूछे बगैर नहीं कर सकता था। जो भी मुमकिन बातें चुन्नी के लिए इसके जहन में आ रही थी वो खुद भी इन्हें मुस्तरद करता रहा था। इस्लामाबाद पहुंचने पर घर के गैराज में इसके बच्चों ने भागते हुए इसका इस्तकबाल किया था और गाड़ी के अंदर चुन्नी को सबसे पहले 3.5 साल हमैन ने देखा था और इसकी आंखें हमेशा की तरह गोल हो गई थी, यूँ जैसे उसने जंगल का कोई जानवर देख लिया हो। उसने खिड़की के शीशे से नाक और मुंह चिपकाए हेलो कहकर चुन्नी को मुखातिब किया था, जो खिड़की के अंदर वाली साइड से शीशे से चेहरा चिपकाए हुए थी और हमैन दूसरी तरफ से। वो कुछ खाइफ होकर थोड़ा सा पीछे हटी थी। इससे पहले कि हमैन कोई और हरकत करता सलार गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आ चुका था। उसने हमैन को हटाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चुन्नी को बाहर निकाल लिया। चुन्नी से आने वाली बदबू के भुभक्के सबसे पहले हमैन ने ही महसूस किए थे। उसने बेख्तियार अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बाप से कहा, ओह माई गॉड, शी इज़ सो स्मेली एंड डर्टी एंड अगली। ओ माई गॉड, ये कितनी बदबूदार, गंदी और बदसूरत है। वो बेख्तियार नाक पर हाथ रख के कहता गया था, जबकि जिब्रील और अनाया कुछ फासले पर खड़े किसी तबसरे और सवाल के बगैर घर में बाप के साथ आने वाले इस मेहमान को देख रहे थे। हमैन, सलार ने उसे डांटने वाले अंदाज में पुकारा और घोड़ा। ओह बट देन इट्स ओके, मे बी शी लाइक टू लिव लाइक दिस, I mean some people like to be different. I like her hairstyle. She is cool.
लेकिन ठीक है, शायद उसे इसी तरह रहना पसंद हो। मेरा मतलब है कि कुछ लोग मुख्तलिफ होते हैं। मुझे इसका हेयर स्टाइल अच्छा लगा है, ये कूल है। मैंने हमेशा की तरह बाप की फटकार के बाद सेकंड्स में अपना बयान तब्दील किया और अपनी बात के आखिर में चुन्नी को सताइशी नज़रों से देखते हुए बाप से कहा, बाबा ये आल्सो वांट टू हैव हर हेयर स्टाइल। बाबा मैं इसकी तरह की हेयर स्टाइल बनाना चाहता हूँ। सलार ने इसकी ज़ुबान की कैंची को नज़रअंदाज कर दिया था। वो एक छोटे साइज़ का खामोश ना होने वाला जिन था जो इस घर के अफराद के इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाता रहता था और इसके सवालात ख़त्म ना होने वाले सवालात ने इमामा और सलार के आइडियल वालिदैन बनने की हर ख्वाहिश, खूबी और मालूमात को ख़त्म कर दिया था। आई थिंक शी इज़ गोल्डी लुक। हमैन की तारीफ़ों का सिलसिला जारी था। वो अब बाप को ये जिताकर खुश करना चाहता था कि उसे वो बच्ची अच्छी लगी है। ये गोल्डी लॉक नहीं है, गंदी है। इसने कई हफ्तों से अपने बाल नहीं धोए, बल्कि शायद कई महीनों से जिब्रील ने उसे टोक कर बताया था। वो तीनों सलार के पीछे पीछे अंदर जा रहे थे। ऑल राइट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कूल नहीं है। जवाब फिर तराक से ही आया था। जिब्रील बेख्तियार पछताया। उसने इसके तबसरे का जवाब देकर सलार के पीछे लगने वाली बला अपने पीछे लगा ली थी। अगर मैं कई महीनों तक अपने बाल ना धोऊं तो मेरे बाल भी ऐसे ही होंगे। मेरा मतलब है गोल्डन ब्राउन या ऐश ग्रे या मस्टर्ड येलो। उसका जहन अब कहीं से कहीं पहुंच गया था। नहीं, जिब्रील ने बेहद सख्त लहजे में फुल स्टॉप लगाया। ओके, मैंने बेहद इत्मीनान से कहा, लेकिन मैं अपने बाल डाई तो कर सकता हूँ। जिब्रील ने इस पर इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। वो नहीं चाहता था वो बालों के बाद चुन्नी जैसी नाखनों को भी अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। इमामा ने सलार को इस बच्ची को उठाए देखा था। वो तैयबा के साथ बैठी इस वक्त चाय पी रही थी और वो चाय पीना ही भूल गई थी। ये कौन है? बाद में बताऊंगा। तुम इसे नहलाकर कपड़े बदल दो इसके, फिर मैं इसे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। उसने चुन्नी को गोद से उतारते हुए कहा था। इमामा कुछ उलझी थी, लेकिन वो इसे लेकर चली गई थी। वो इसको नहलाने की कोशिश के आगाज़ में ही इसे पता चल गया था कि चुन्नी के बालों को काटे बगैर इसको नहलाया नहीं जा सकता। इसके सर में बड़े बड़े फोड़े थे और इन फोड़ों से रसने वाली पीप ने इसके बालों की लटों को आपस में इस तरह जोड़ दिया था कि अब इसका खुलना मुमकिन नहीं था। इसने शेविंग किट में पड़ी कैंची से चुन्नी के सारे बाल जड़ों तक काट दिए थे। वो इसका सर गंजा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फोड़ों से भरा हुआ था। इमामों को इस बच्ची को नहलाते हुए बहुत रहम और तरस आया था और बेदहरानी भी हुई थी उसे। चुन्नी बिल्कुल चुपचाप बैठी नहाती रही थी। इसने आम बच्चों की तरह रोना धोना नहीं मचाया था, ना ही अपने बाल कटने पर, इन फिंसियों और फोड़ों पर हाथ लगने पर किसी तकलीफ का इजहार किया था। बेडरूम में जिब्रील और अनाया बाथरूम में जाकर इस बच्ची की सफाई सुथराई को बजाते खुद जाकर देखने से हमैन को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थे, जिन्हें इस काम पर इमामा तैनात करके गई थी। वो बिलाखिर जब चुन्नी को बिल्कुल कड़ियोकट में नहला धुलाकर हमैन ही का एक जोड़ा पहनाए बाहर लाई थी तो इसे देखकर सबसे पहली चीख मारने वाला हमैन ही था। ओह माय गॉड मम्मी, यू हैव मेड हर अग्लियर, हॉरिबल एंड यू हैव डिस्ट्रॉयड माई मोस्ट फेवरेट शर्ट। ओह माई गॉड मम्मी, आपने इसे मज़ीद बदसूरत खौफनाक बना दिया है और आपने मेरी सबसे फेवरेट शर्ट भी ख़राब कर दी। इसको दोहरा गम था। चुन्नी के बालों के साथ साथ अपनी शर्ट को इसके जिस्म पर देखकर भी दुख हुआ था। मम्मी, शी वॉज गर्ल, यू हैव मेड हर अ बॉय, गॉड विल नेवर फॉरगिव यू फॉर डैट। मम्मी, ये लड़की थी, आपने उसे लड़का बना दिया। अल्लाह इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इमामों को इसकी बात पर हंसी है। इसलार ठीक कहता था। वो अजीबोगरीब था, अजीबोगरीब ही था। और चुन्नी इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोशी से अपने इस नए ख़ानदान को देख रही थी। वो इस घर में हमेशा के लिए रहने आई थी, लेकिन इस वक्त किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो मेहमान नहीं थी। वो अब इसका करोगे क्या? इमामा ने अपने बेड पर सलार और अपने दरमियान पुरसुकून गहरी नींद में खराटे लेती चुन्नी को देखते हुए सलार से पूछा, जो बेड की दूसरी जानिब नीम दराज था और वो भी इस वक्त चुन्नी ही को देख रहा था, जो इस बात से बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर बेखबर और बेनियाज थी कि वो इस वक्त कहाँ है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मोहब्बत और शफकत के साथ इसका पेट भर जाने तक इसे खाना खिलाया था और वो बेहद रग़बत से इमामा और हमैन के हाथों से लुक़मे ले लेकर खाती रही थी। ख़ास तौर पर हमैन के हाथों से, जब वो ज़िद करके इस कार खैर में शामिल हुआ था। ओह माई गॉड, हमैन ने अपने हाथ में पकड़ा पहला ही लुक़मा खाने पर जैसे खुशी और जोश के आलम में अपने मखसूस अंदाज में चीख मारते हुए नारा लगाया था, मम्मी शी लाइक्स मी, मम्मी ये मुझे पसंद करती है। उसने टमाटर की तरह सुर्ख होते हुए मामा के कानों में वो सरगोशी की थी जो लाउंज में बैठे हर शख्स ने सुनी थी। 6 फुट दूर बैठे जिब्रील ने एक किताब के वर्ग गर्दानी करते हुए एक लम्हे के लिए नज़र उठाकर उसे देखा और फिर बेहद तहम्मुल से अगला सफ़ा पलटते हुए एक जवाबी सरगोशी की। शी इज़ द ओनली हु लाइक्स यू, सिर्फ यही तुम्हें पसंद करती है।
इमामा ने हमेन के इंकशाफ को इसी तरह नज़रअंदाज किया था जिस तरह हमेन ने जिब्रील के तबसरे को। वो इस वक्त चुन्नी को खाना खिलाने में मसरूफ़ था और ये एक अहम तरीन काम था जो इसे सौंपा गया था। चुन्नी पलके चपकाए बगैर हमेन और इमामा को बारी बारी देखते हुए इनके हाथ से खाना खाती रही थी, बेहद सुकून और इत्मीनान से, जो हैरान कुन था। और वो सुकून और इत्मीनान इस वक्त भी इसके वजूद से छलक रहा था जो नींद में था और जिसे देखते हुए सलार बेहद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही मामा को इसके और इसके बाप और ख़ानदान के हवाले से पेश आने वाले तमाम हालात व वाक़यात को अपने एहसास जुर्म के साथ आगाह किया था और चुन्नी के लिए मामा की हमदर्दी और तर्स में बेहद या बेपनाह इजाफा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अहम तरीन सवाल वही था जो इमामा ने पूछा था। मैं इसे किसी ऑर्गेनिक या ऑर्फेनिक यतीम खाना या वेलफेयर होम में दाखिल करवाने के लिए लेकर आया हूँ। जो कुछ इसके साथ हुआ है, मुझ पर इतनी जिम्मेदारी तो आती है कि मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब होने ना दूँ। जो वहाँ रहकर हो जाएगी जहाँ ये थी। इस्लार ने बेस संजीदगी से इमामा से कहा, तुम एहसास जुर्म का शिकार हो रहे हो। इसके एतराफ़ के बावजूद इमामा कहे बगैर ना रह सकी थी। हाँ, जो कुछ इसके बाप ने अपने ख़ानदान के साथ किया, इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा कंसर्न दिखा देता मैं तो ये सब ना होता जो हो गया। सलार उसे देखे बगैर कह रहा था। इमामा ने उसका हाथ थपका। तुम इसे अपने पास रखकर किसी यतीम खाने में दाखिल नहीं करवा सकते, ख़ासतौर पर इस सूरत हाल में जब इसके रिश्तेदार मौजूद हैं और कोर्ट ने उन्हें इसकी गार्डियनशिप भी दे रखी है। वो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इमामा ने जैसे उसे खबरदार किया था। मुझे परवाह नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा मैं। फ़िलहाल मैंने अपनी लीगल टीम से कहा है कि वो इसके बारे में मुझे एडवाइस करें। कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, इस बच्ची के लिए गार्डियनशिप बदली जा सकती है, कोई बेहतर रिश्तेदार ढूंढा जा सकता है, यहाँ पर किसी वेलफेयर होम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो इमामा से कह रहा था और इस सारी गुफ्तगू के दौरान सलार सिकंदर ने एक लम्हे के लिए भी इस बच्ची को गोद लेने के ऑप्शन पर सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ इस बच्ची की बेहतर निगहदाश्त चाहता था और इसके लिए रुपया खर्च करने पर तैयार था और इसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही चुन्नी के लिए कोई बेहतर जगह तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। यह ख्याल पहली बार इस घर में हमेन को आया था जो दूसरे दिन इमामा से चुन्नी का नाम पूछने की जद्दोजहद कर रहा था। मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हारे बाबा से इसका नाम पूछना। इमामा को इसके इस्तफसार पर याद आया। सलार इस वक्त घर पर नहीं था। चुन्नी, इमामा और तीनों बच्चों के साथ लाउंज में थी जहाँ वो अनाया के थमाए हुए कुछ खिलौनों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। उसके सर और जिस्म पर मौजूद एलर्जी पर अब वो क्रीम लगी हुई थी जो इमामा थोड़ी देर पहले से डॉक्टर को दिखाकर तशख़ीस कराने के बाद लेकर आई थी। कहना ही नेम हर, मैं इसका नाम रख दूँ? हमेन ने माँ की बात के जवाब में उसे तजवीज़ पेश की। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। इससे कुछ फासले पर एक किताब पढ़ते हुए जिब्रील ने जैसे उसे लगाम डालने की कोशिश की। क्यों? हमेन ने अपना पूरा मुँह और आंखें बैक वक्त पूरी तरह खोल कर उन्हें गोल करते हुए ताज्जुब की इंतहा पर पहुँचते हुए कहा, क्योंकि इसका पहले ही एक नाम है। जिब्रील ने उसे ठंडे अंदाज में इसके सवाल का जवाब ऐसे दिया जैसे उसे हमेन की कम अकली पर अफसोस हो रहा हो। तुम्हें इसका नाम पता है? तराक से अगला सवाल जिब्रील की तरफ उछला गया। नहीं। जिब्रील गड़बड़ाया। मुझे इसका नाम नहीं पता। मैंने उसी अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखते हुए इसे ड्रामाई अंदाज में कहा। मम्मी इसका नाम नहीं जानती। वो अभी मामा की तरफ मतवज्जा था जो अनाया के लिए कुछ ड्राइंग कर रही थी। अनाया को इसका नाम नहीं पता। उसने अब अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की हथेलियों को फैलाया। ओह, पूरी दुनिया में किसी को भी इसका नाम नहीं मालूम। वो जैसे अदालत में इसका केस लड़ने के लिए सरधड़की बाजी लगा रहा था। और तुम, क्या तुम नहीं चाहते कि इसका कोई नाम हो? उसके अंदाज में इस कदर मलामत थी कि एक लम्हे को जिब्रील को भी मदफाना अंदाज इख्तियार करना पड़ा। वो बुरी तरह गड़बड़ाया। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। मैंने अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपनी मोटी मोटी सियाह आंखें मुकम्मल तौर पर गोल करते हुए अहम गवाह का रोल अदा किया। जिब्रील ने फौरी तौर पर अपना चेहरा किताब के पीछे छुपाने में आफियत समझी थी। वह इस छोटे भाई को तो तब ही चुप नहीं करवा सका था जब इसे बोलना नहीं आता था, और अब चुप करवाना। हमेन, इसके पेरेंट्स ने इसका कोई ना कोई नाम ज़रूर रखा होगा। वो इतनी बड़ी है। इमामा ने इस बार मुदाखलत करनी ज़रूरी समझी। हमेन को इसकी बात पर जैसे करंट ही लग गया। पेरेंट्स? इसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। जिब्रील को किताब हटाकर इसे देखना पड़ा। ओह माय गॉड! हमेन की आवाज़ सदमा ज़दा थी। फिर ये इसके पास क्यों नहीं है? उसने उसी सदमे में इमामा से जैसे एहतजाजन कहा था, और ये वो सवाल था जिसका जवाब इमामा नहीं दे सकी थी। इसकी समझ में नहीं आया कि वो इस सवाल के जवाब में चुन्नी के ख़ानदान के बारे में उसे क्या बताए। इसकी खामोशी ने हमेन को जैसे और बेताब किया। क्या इसका कोई भाई या बहन नहीं है? नहीं।
इसका कोई नहीं है, इमामा ने जवाब दिया। हमैन का चेहरा खिल उठा। तब तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ। गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी घूम फिर कर वहीं आ गई थी। हमैन अपनी कोई बात नहीं बोलता था, ये इसके माँ बाप की बदकिस्मती थी। ओके, तुम इसका नाम रख लो। इमामा ने जिससे हाथ जोड़ने वाले अंदाज में इसके सामने हथियार डाले और दोबारा नाया की ड्राइंग की तरफ मतवज्जा हो गई। मम्मी, क्या ये हमारे साथ रहेगी? हमैन ने एक और सवाल से उसे मुश्किल में डालना ज़रूरी समझा। नहीं, इमामा ने इसी तरह काम में मसरूफ़ इसकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर कहा। क्यों? मैंने जैसे चीख नुमा अंदाज में सवाल किया। इमामा सिर्फ गहरा सांस लेकर रह गई। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हमैन के पास सवाल ख़त्म हो जाए या वक्ती तौर पर किसी वक्त रुक जाया करें। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो इनसे ही पूछ लेना। उसने बिला को अपने सर से टालने की कोशिश की। मम्मी, क्या हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? इमामा का दिमाग घूम गया था इस सवाल पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरी सूरत हाल होती तो वह इस सवाल पर हंस पड़ती, लेकिन मोहम्मद हमैन सिकंदर ने अपने माँ बाप की हिस्से मजाक को ख़त्म कर दिया था, इनकी बर्दाश्त के पैमाने के साथ साथ। तुम इसे अडॉप्ट क्यों करना चाहते हो? जिब्रील ने जैसे होल कर कहा। क्योंकि मुझे एक बेबी चाहिए, उसने बेहद नरूठे अंदाज में किसी से नज़रें मिलाए बगैर ऐलान किया। जिब्रील जैसे गश खा गया था। इमामा खुद दम बखुद अपने 3.5 साला बेटे की शक्ल देखकर रह गई थी, जबकि लॉन्च में आते हुए सिकंदर उस्मान अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके थे। हमैन ने सिकंदर उस्मान को अंदर आते और हंसते हुए देख लिया था। वो अपनी जगह से उठकर जाकर इनकी टांगों से लिपटा और इसने वो मुतालबा एक बार फिर पेश किया। एक दिन आएगा जब बेबी आपके पास होगा, उन्होंने उसे थपकते हुए तसल्ली दी। एक दिन? हमैन को आंखें आतन गोल हुई। आज क्यों नहीं? उसने ज़िद की। सिकंदर उस्मान ने ज़मीन पर बैठी खिलौनों से खेलती हुई चुन्नी को देखा। जितना तरहम और एहसास जुर्म सलार सिकंदर के दिल में चुन्नी के लिए था, इतना ही तरहम सिकंदर उस्मान के दिल में इस बच्ची के लिए था। वो जैसे इन दोनों का मुश्तरका एहसास जुर्म थी। बेटा, इसे वापस जाना है, वो आपकी बेबी नहीं हो सकती। सिकंदर उस्मान ने अब हमैन को समझाने की कोशिश का आगाज़ किया। उसे कहाँ जाना है? हमैन को सिकंदर उस्मान की बात पर एक नया झटका लगा। वो जैसे हक्का बक्का अंदाज में चुन्नी को देखने लगा। अपनी फैमिली के पास, सिकंदर उस्मान ने मुख्तसरन कहा। वो इसे यतीम खाने के बारे में बताना नहीं चाहते थे, न चुन्नी के हवाले से मज़ीद सवालों का पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनका सवाल इस सूरत हाल में गलत हो गया था। लेकिन मम्मी ने कहा था इसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। सिकंदर उस्मान ने इमामा को देखा। इमामा ने इन्हें आपके बाबा इसको किसी नर्सरी में दाखिल कराना चाहते हैं। इमामा ने इसके लिए एक जवाब ढूंढा। ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारा घर इतना बड़ा है। उसने हाथ फैलाकर इतना बड़ा पर जोर दिया। सवाल बेसाख्ता था और जवाब भी इसी में था। बच्चे बाज़ दफ़ा वो हल चुटकी बजाते पेश कर देते हैं जिससे बड़े आंखें चुराते फिर रहे होते हैं। हमैन का ये हल सलार सिकंदर ने भी सुना, जो इस वक्त यतीम खानों का मालूमाती मटीरियल उठाए लाउंज में दाखिल हो रहा था। लेकिन इस वक्त हमैन का ये हल इन सबको हमैन की बजगाना ज़िद और फैंटेसी से ज़्यादा कुछ नहीं लगा था। वो अभी 2 हफ्ते और पाकिस्तान में था और वो अब इन हफ्तों में चुन्नी के हवाले से कोई फैसला कर लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो इसके रिश्तेदारों से कोर्ट के ज़रिए चुन्नी की गार्डियनशिप लेने के लिए माली मामला तय करने में मसरूफ़ था। ये हमारा घर नहीं है, ये आपके दादा अब्बू का घर है। अंदर आते हुए सलार ने इसके सवाल का जवाब पेश किया। हमैन सोच में पड़ा। आपके पापा सही कह रहे हैं। इमामा ने जैसे इसकी खामोशी पर सुकून का सांस लिया। हमारे पास घर नहीं है। हमैन उलझा। यह हमारे साथ कंशासा में रह सकती है। हमैन को कंशासा वाले घर का ख्याल आया, लेकिन वो भी हमारा घर नहीं है। हम उसे जल्द छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में। सलार ने बेहद संजीदगी से उसके साथ यूँ बात करना शुरू कर दी जैसे वो किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हो। उसके तीनों बच्चे गैर मामूली जहानत के मालिक थे और ये इनकी जीन्स में वदियत हुई थी, मगर ये गैर मामूली जहानत जो जबरील और अनाया की शक्ल में इन्हें नेमत लगी थी, हमैन की शक्ल में मुसीबत बन गई थी। हमैन अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वो जैसे चुन्नी के लिए घर की तलाश में था जहाँ इसे रखा जा सकता, और इमामा घर के जिक्र पर जैसे अपना घर याद करने लगी थी। हमारे पास हमारा अपना घर क्यों नहीं है? हमारा अपना घर होगा। इमामा ने हमैन को जैसे बहलाया। कब? बहुत जल्द। इमामा चाय बनाकर सलार और सिकंदर उस्मान को पेश कर रही थी, जो मुलाजिम चंद लम्हे पहले रख कर गया था। इसीलिए मना करता था मैं कि फजूल खर्चियाँ मत करो, वक्त पर एक घर बना लो जैसे तुम्हारे सारे भाइयों ने बना लिए। सिकंदर उस्मान ने इस मौजूद गुफ्तगू से वो प्लॉट और अंगूठी याद आ गई थी। वो प्लॉट इस वक्त होता तो 4-5 करोड़ का हो चुका होता। इस रिंग की इस वक्त की मार्केट प्राइस से डबल। सिकंदर उस्मान ने रवानी से कहा। अपने लिए चाय डालती मामा एक लम्हे के लिए ठुटकी, उलझी। किस रिंग की? उसने जैसे हैरान होकर सिकंदर उस्मान से पूछा। जो रिंग तुमने पहनी हुई है। सिकंदर उस्मान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सलार को गलती का एहसास हुआ। इससे सिकंदर को इस मौजू पर आने से पहले मौजू बदल देना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इमामा ने बेयकीनी से हाथ में पहनी अंगूठी को देखा, फिर सलार को, फिर सिकंदर उस्मान को। ये प्लॉट बेच कर आई है? हाँ, 1 करोड़ 37 लाख की। ज़रा
सोचो 10-11 साल पहले वो प्लॉट ना बिकता तो आज वो इस्लामाबाद में जिस जगह पर है इससे 4-5 गुना कीमत हो चुकी होती। रिंग तो इतनी कीमती नहीं हो सकती। वक्त के साथ सिकंदर उस्मान ने ना इमामा के तासुरात पर गौर किया था ना सलार के। वो रवानी में चाय पीते हुए बात कहते चले गए थे। इमामा साकित और दम बखुद सलार को देख रही थी, जिससे नजरें चुराए चाय पीने में मसरूफ़ था। वो इस वक्त यही कर सकता था। कमरे में एकदम अपनी बात के इख्तिताम पर छाने वाली खामोशी से सिकंदर उस्मान को लगा कुछ ठीक नहीं है। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए वो रुके। उन्होंने साकित बैठी मामा को देखा जो सलार को घूर रही थी, और फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में इन्हें इस खामोशी की वजह समझ में आ गई। उसे अब भी नहीं पता? उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे से पूछा, जिसने बुक सामने पड़ी टेबल पर रखते हुए बड़े तहम्मुल से कहा, अब पता चल गया है। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया वो फौरी तौर पर इस इंकिशाफ के बाद किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते जो एक राज को गैर इरादी तौर पर अफशा करने पर इनकी शर्मिंदगी को छुपा लेता। इमामा ने अपने हाथ की पुश्त को फैलाकर इस अंगूठी को देखा, फिर सिकंदर उस्मान को, फिर सलार को। वो अगर कहता था कि वो अनमोल थी तो गलत नहीं कहता था। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे आए जब उसका दिल बस सलार के गले लग जाने को चाहा था, किसी लफ्ज़ किसी और इजहार के बगैर। एहसानमंदी और तशक्कुर के लिए दुनिया में मौजूद सारे लफ्ज़ कभी कभी इस जज्बे और एहसास को किसी दूसरे तक पहुँचाने के लिए छोटे पड़ जाते हैं, जो इंसान के अंदर से किसी दूसरे के लिए किसी चश्मे की तरह उभरता है। इसका दिल भी इस वक्त सलार से सिर्फ लिपट जाने को चाहता, बच्चों की तरह। वो ज़िंदगी में कितनी बार उसे इस तरह गूंगा करता रहेगा। उसने सामने बैठे इस शख्स को देखते हुए सोचा था, जिसकी ज़िंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत तरीन बाब था। ये इस अंगूठी की कीमत नहीं थी जिसने इमामा हाशिम की ज़ुबान से लफ्ज़ छीन लिए थे। ये देने वाले शख्स की बेलौस मोहब्बत थी, जिसके सामने इमामा खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो क्या कहती? वो सलार सिकंदर से क्या कह सकती थी? जारी है। नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।